हरीन पांड्या के पिता का ये आरोप था। जब वो हरीन पांड्या की मौत हुई, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, तो जब हरीन पांड्या के अंतिम संस्कार में नरेंद्र मोदी जाते हैं तो हरीन पांड्या के पिता वहां पे कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे को मारा है, तुम यहाँ से जाओ। ये बात डॉक्यूमेंटेड है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये हरीन पांड्या के पिता के बयान है। क्यों मरवाने के आरोप लगे, उनके बीच में क्यों टसल थी, इसके बारे में आप वीडियो में देख सकते हो या कहीं और पढ़ सकते हो। 2001 में शायद दिसंबर महीना था जब वो पहली बार गुजरात के सीएम बने, और उस टाइम पर गुजरात भाजपा में पहले नंबर के नेता हुआ करते थे हरीन पांड्या। नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा पॉपुलर, ब्राह्मण थे, आरएसएस में आते थे और आरएसएस पे पकड़ थी, और गृह मंत्री थे। तो जो आदमी गृह मंत्री है, ऑब्वियस सी बात है वो पावरफुल आदमी है, और जब मुख्यमंत्री को हटा दिया गया तो गृह मंत्री ही सबसे पावरफुल है। नरेंद्र मोदी को कोई नहीं जानता था 2001 में। नरेंद्र मोदी को संगठन से लाया गया था, संगठन में लोग जानते थे, बाहर गुजरात में कोई नहीं जानता था। नरेंद्र मोदी को ये विश्वास नहीं था कि वो अपना पहला इलेक्शन जीत जाएंगे, जो विधानसभा का होता है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए आपको एक उपचुनाव लड़ना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी ने हरीन पांड्या को प्रेशराइज किया है कि आप मुझे अहमदाबाद वाली सीट दे दो, क्योंकि वो सेफ थी। तो नरेंद्र मोदी को लेके गुजरात भाजपा में बहुत नेगेटिव इमेज थी, क्योंकि उनको 1995 के आसपास उनको निकाला ही गुजरात से दिल्ली इसलिए गया था क्योंकि उन्होंने गुजरात कांग्रेस में शंकर सिंह वाघेला और जो दूसरे उन्हीं की बीजेपी के नेता थे, उन दोनों के बीच में लड़ाई करवा दी थी। तो नरेंद्र मोदी का काम था कि बीजेपी के नेताओं में ही आपस में लड़ाई कर देना ताकि खुद ऊपर जाएं। इसलिए उनको यहाँ की नेशनल टीम ने 1995 में गुजरात से दिल्ली भेजा, और फिर बाद में वापस अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से वो गए। तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात छोड़ दो, हरीन पांड्या को किसने मारा? दूसरा हरीन पांड्या था, है ना, या मान के चलो सुरेश जोशी, शायद उनका नाम है, मैं भूल रहा हूँ, उनका पूरा करियर तबाह किया। जैसे अगर ये चढ़ के गए ऊपर 10वें नंबर पे गए सीढ़ी से, तो नीचे की सारी सीढ़ियों को तोड़ देते हैं। तो नीचे या तो आदमी नीचे खड़ा रहता है या नरेंद्र मोदी ऊपर रहते हैं, बीच में सीढ़ियां ही नहीं है, आप जा ही नहीं सकते हो। तो नरेंद्र मोदी ने सत्ता पाने के लिए जो उनसे बन सकता था वही किया। तो उसको हिंदू मुस्लिम वाले दृश्य में नहीं देखना चाहिए, और एज ए ह्यूमन मैं तो ये चाहता हूँ कि जिसने भी किसी भी समाज के साथ, एक भी व्यक्ति के साथ गलत किया है उसको सजा मिले। आप जब वीडियो बनाना चाह रहे हैं जिस टॉपिक पे, तो कैसे करते हैं? व्हाट इज द क्रिएटिव प्रोसेस? उसमें आपको कोई बताता है, आपके अंदर से गट फीलिंग आती है कि चलो हम आरएसएस पे बनाते हैं? नहीं, जैसे ऐसा होता है कि मेरी वीडियो बनाने का एक ही रीजन रहता है कि क्या उसमें ऑलरेडी एक इंटेंस रिसर्च उपलब्ध है। अच्छा। पहला, क्या उस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स हैं, क्या उस केस से रिलेटेड कोर्ट का जजमेंट है, चार्जशीट है या कुछ है, तभी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ। राहुल गांधी को भी जब पार्लियामेंट से निकाला गया, उनकी संसद की सदस्यता रद्द करी गई, मैंने वीडियो नहीं बनाई। राहुल गांधी हैज बीन डिस्क्वालिफाइड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पूरे सारे यूट्यूबर्स ने बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना। चाहे विनेश फोगाट का मामला हो, चाहे कई सारे ऐसे मामले हैं, इनके बिना तो कुछ भी नहीं है, हम खिलाड़ी भी नहीं है, जिनमें जो अभी के हैं और उनमें उनके ऊपर कोई बुक्स नहीं है, उनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है। मैं नहीं करता। मुझे लगता है कि ये काम करने के लिए बहुत सारे जर्नलिस्ट ऑलरेडी हैं। मैंने जो वीडियो बनाई, जैसे एक वीडियो के बारे में बात करूंगा, मैंने बनाई थी स्नूप गेट कांड। तो नरेंद्र मोदी से रिलेटेड एक कांड है जिसमें अमित शाह ने एक लड़की की पीछा करवाया, और वो एक प्रूवन केस है। तो इसमें प्रॉपर ऑडियोज हैं जिसमें अमित शाह पुलिस वालों से कह रहे हैं कि वो लड़की गई, उसके साथ कौन सा लड़का है, इशरत जहां वाला है क्या? नहीं, इस लड़की का नाम मैं प्राइवेसी की वजह से नहीं लिख रहा। उसमें फिर मुझे क्या हुआ कि मेरी ऐसी क्यूरियसनेस जागी कि दरअसल ये केस क्या है। तो उसमें अचानक से मुझे क्या हुआ कि 2010 की कोई वेबसाइट होगी, तो उस पे एक पुरानी PIL डली हुई थी। अच्छा। और वो PIL ऐसे मतलब डार्क, जैसे मैं जब रिसर्च करता हूँ तो कई सारे डार्क वेबसाइट्स होती हैं जिन पे आप कोई भी बुक एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी बुक आप फ्री में वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे मान के चलिए जनसंघ की कोई 1974 की कोई किताब लिखी हुई है किसी ने, तो वो मुझे पढ़नी है, तो मैं आराम से वहां से ढूंढता हूँ। तो ऐसे ही मुझे ये वाली PIL मिल गई। ये PIL एक IAS अधिकारी की थी जिसने ये केस डाला था कि इस तरह से नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने एक लड़की की जासूसी करवाई है। कोर्ट ने ये कह दिया कि इस PIL में इतने संगीन आरोप हैं, इस तरह की बात है कि आप इनको हटाओ। तो कोर्ट के कहने पे वो PIL वापस गई और वो इंटरनेट से गायब हो गई। मुझे वो डार्क वेब पे मिल गई, उनकी डाली हुई होगी कहीं कैसे भी करके, आर्काइव वगैरह में होगी। तो मैंने ऐसे ही देखा और मैंने उसमें पढ़ा, उसमें नरेंद्र मोदी तक का नंबर तक था, ईमेल तक था, कौन सी टाइमिंग पे कौन सी लड़की कितने बजे कौन से गेट से निकल रही है, ये सब उसमें डिटेल्स थी। अब मेरे अंदर उत्साह जाग गया कि यार ये तो बड़ा काम है,
और ये वीडियो आनी चाहिए क्योंकि ये डिटेल्स कोर्ट के फैसले के बाद इंटरनेट से हट गई और इवन पीआईएल ही उनको वापस करनी पड़ी, उसमें से वो सारे पार्ट्स काटने पड़े। पर चूंकि ये पीआईएल करीब 2010 में डाली गई और 2013 में अमित शाह की ऑडियो वायरल हो गई, तो वो बात जो पीआईएल में उन्होंने आरोप लगाए थे जिनको कोर्ट ये कह रही थी कि संगीन है, वो सब साबित हो गए। तो मैं बोला कि अब अगर ये कोर्ट की अवमानना है कि बिना कोर्ट के जजमेंट के रिवर्सल हुए, उस चीज के वापस लिए हुए, आप वही चीज कर रहे हो जिसके लिए कोर्ट ने मना कर दिया है, तो मेरा मन हुआ कि इस वीडियो का रिस्क तो मैं लूंगा। अच्छा, कोर्ट का भी रिस्क लूंगा कि कोर्ट ने मना कर दिया, कोर्ट की अवमानना है, लेकिन चूंकि वो प्रूवन है ना, तो आप इसको अनप्रूवन करो। मैं चाहता था कि अगर ये केस भी जाएगा, कोई बात भी होगी, तो एटलीस्ट इस पे कोर्ट में बहस होगी, एटलीस्ट इस पे बात होगी। तो मैंने उस पे एक वीडियो बना के तैयार करी और उस टाइम पे इलेक्शन आ रहे थे और उसी टाइम पे हाँ डिक्टेटर वगैरह ध्रुव राठी ने बनाई। उस टाइम पे मैंने ध्रुव राठी को बताया कि ऐसे से यार ये वीडियो तैयार कर रखी है मैंने, तो ये डेंजरस वीडियो थी। उस टाइम पे मैंने जानबूझ के इलेक्शन के टाइम पे नहीं डाली क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा काम इस तरह से देखा जाए कि वो एक सुपारी वर्क की तरह कि आप इलेक्शन है तो आप एक सेंसिटिव इश्यू को उठा रहे हो और इलेक्शन नहीं तो आप भूल जाओ। तो मैंने वेट किया कि मुझे ना तो सब्सक्राइबर का इंतजार है कि भाई इससे मेरी वीडियो पे चर्चा होगी, ट्विटर पे बात होंगी, मैं बोला नहीं, आराम से वेट करेंगे, जब इलेक्शन हो गया तब आराम से मैंने वो वीडियो निकाली। और इसके चूज करने का सिर्फ यही रीजन था कि मेरे पास इसकी पीआईएल थी। और फेसबुक से आप यूट्यूब पे आते हैं, इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, तो आपको शुरू में क्या लगता था कि इतने लोग आपको देखेंगे, पसंद करेंगे? और इसमें थोड़ा और जोड़ रहा हूँ कि 0 से लेके बिलियन सब्सक्राइबर का जो फासला था वो कैसा रहा और कैसा फील हुआ जिस दिन आपको पता चला कि बिलियन सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए? इस वजह से मैं पहले फेसबुक पे लिखता था और उस टाइम पे भी मेरे 2019 और 18 के टाइम पे फेसबुक पे मेरी लॉन्ग पोस्ट के लिए 30-40 हज़ार फॉलोअर आ गए थे वहाँ पे, क्योंकि मैं लिखता अच्छा था। और ये मुझे पता है कि मेरा बेस्ट पार्ट वीडियो मेकिंग नहीं है, मेरा बेस्ट पार्ट है स्क्रिप्ट लिखना और मेरी क्रिएटिविटी थी लिखने में। बाकी सब चीज़ों में बहुत बेकार हूँ, मेरे से स्पीच नहीं चलेंगे, कोई आइडिया मेरे से कोई अच्छा नहीं आ रहा, कोई डांस वांस कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, सिर्फ राइटिंग का है। तो फेसबुक पे मैंने लिखना शुरू किया था और उस टाइम पे पहली जो पोस्ट मेरी वायरल हुई थी वो आर्टिकल 15 पे थी। पता है? हाँ, आर्टिकल 15 पे। फिर मैंने कबीर सिंह पे एक आइडिया लिखा था, हाँ, फैज वाली करी, तो उस टाइम पे बहुत विवादित पोस्ट हो जाती थी मेरे अराउंड चीज चलती थी, मतलब फेसबुक रामायण वाला पे भी आप लिख रहे थे जब रामायण दिखाया जा रहा था। तो फेसबुक पे मैं नैरेटिव सेट कर रहा था, मतलब इतना सक्षम था उधर। इधर जब मैं ट्विटर पे आया, यहाँ पे 5,000 से सब्सक्राइबर थे, फिर 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे हुए। इधर यूट्यूब पे मैंने जब शुरू किया तो पहले दिन हमारे, क्योंकि मैं पहले से ट्विटर पे पॉपुलर था, तो पहले दिन ही 14,000 सब्सक्राइबर आ गए। बड़ा खुश हुआ और मुझे लगा कि 1 लाख तो ये चुटकियों में होंगे और मैंने प्रण लिया कि मैं 1 लाख पूरे होने के बाद ही घर जाऊंगा। अच्छा। अब क्या होता है कि जब नेक्स्ट वीडियो आती हैं तो पहली वीडियो देखी, दूसरी देखी लोगों ने, अब तीसरी पे 500 व्यूज, 600 व्यूज। अच्छा। और एक वीडियो नहीं, अब हमें 20 दिन हो चुके हैं और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे। मतलब ये यूट्यूब वाला बोल रहे हो? हाँ, यूट्यूब वाला, तो हमारे बढ़ ही नहीं रहे। और हम बोले यार ये प्रॉब्लम का है। मैं और मेरा वीडियो एडिटर जिसको मैंने हायर किया था, मेरा दोस्त है अभी, तो मैं और वो हम वीडियो अपलोड करते थे करीब 8 बजे और सुबह 8 बजे के बाद नीचे आते थे सिगरेट पीने के लिए। तो हम दोनों ऐसे बैठ जाते थे और एक वो भी फूंक रहा है ऐसे, मैं भी फूंक रहा हूँ, और ये चाय पीते हुए और कहने यार व्यूज नहीं आ रहे यार कोई देख नहीं रहा है। तो हम ही बार बार देखें 400 व्यूज, 500 व्यूज, तो ये लंबे समय तक चला। एक दिन मतलब मेरी एक वीडियो थी, मैंने एक तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, मैं लेट हो गया। मैं हर दिन बना रहा था पहले वीडियो, और ये मैं पूरा इसलिए बता रहा हूँ प्रोसेस, शायद इसमें बहुत सारे लोग यूट्यूबर बनना चाहते हो, जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, उनके लिए ही मैं ये पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। तो जब मैं हर दिन वीडियो बना रहा था और मेरे व्यूज एक वही 2,000, 500, 1,000, 500 इस तरह से थे। तो क्या आप हर दिन बना के उसको अपलोड भी कर रहे थे? हर दिन कर रहा था, और मेरी रिसर्च उस टाइम पे भी अच्छी थी। एक दिन क्या होता है कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार आया तो मुझे रिसर्च में टाइम लग गया। तो मैंने अपने व्यूअर्स के लिए ट्विटर पे और यूट्यूब पे लिखा कि मैं आज वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं उसमें घुस गया, फिर मुझे अगला दिन भी लग गया, तो मैंने लिखा कि आज भी मैं वीडियो नहीं कर पाऊंगा। तो मैं तीसरे दिन
वो वीडियो डाल पाया। इस चीज़ ने क्या करा कि जब मैं अगली रात देखा तो मैंने 7,000 व्यूज़ थे। पहली बात इससे ये पॉइंट जानने को मिला कि क्यूरियसनेस अगर तुमने Curiosity पैदा जो कर है। दी हाँ हाँ लोगों के अंदर कि इस वीडियो में क्या है तो वो आएंगे, तो पहला काम तो आने का हो जाता है कि आपने क्यूरियसनेस पैदा करी। दूसरी बात कि जब वो आए तो आपने उन्हें डिलीवर भी किया, आपने उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी, आपने उनकी लाइफ में एक नॉलेज दी। तो जब वो वीडियो खत्म हुई तो लोगों को लगा कि वाह कि यार अपन ने आज कुछ सीखा, ये चीज़ हमें नहीं पता थी। तो उनको जब ये लाइफ में लगता है ना किसी भी आदमी को कि आपने उसकी लाइफ में नॉलेज दी है, वो खुश हो जाता है। इसी से मुझे एक सवाल याद इसी आ में रहा है। एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जो आज भाजपा का जो उदय है और आरएसएस का उदय है, उसके पीछे यही है कि उन्होंने लोगों की लाइफ में नॉलेज ऐड करी, उनको 370 के बारे में बताया, उनको 1962 में नेहरू का क्या रोल था, क्या कमियां थी उसके बारे में बताया, या चीन युद्ध के समय भारत क्यों हारा इसके बारे में बताया। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में नॉलेज दी, उन्होंने मुस्लिम्स के बारे में नॉलेज दी, इवन उन्होंने कांग्रेस के सो कॉल्ड तुष्टीकरण के बारे में, जो बिल कौन सा केस था वो तुष्टीकरण वाला जो जिसको राजीव गांधी ने पलट दिया था, शाहबानो केस। शाहबानो केस आम आदमी को क्यों जानना है, लेकिन आज बीजेपी के सारे लोगों को पता है उसके बारे में। तो बीजेपी ने उन्हें मिस लीड किया, भले चाहे उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन दी, पर उसने नॉलेज दी। नहीं, उनको तो उतना ही दिया उनको ये जितनी लगा जरूरत कि यार मुझे पता है। अब मेरे पापा व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, मुझसे लड़ते हैं हाँ। कि तुझको नहीं पता, मुझे पता, मैंने भी इतिहास पढ़ा है। सही और है। वो पता नहीं कौन कौन सा इतिहास है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं पर उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने आज नॉलेज गेन करी है। हाँ। उनको तो ये चीज़ है कि जब आप अगर वीडियो बना रहे हैं, आप कॉमेडी की बनाएं, न्यूज की बनाएं, पॉडकास्ट बनाएं, आपकी वीडियो में आंसर होना चाहिए कि कोई आपकी वीडियो क्यों देखे। जो भी लोग मुझे देखने आए और जिनको ट्रस्ट है कि मैंने जो भी बातें बोली अनफिल्टर्ड होके बोली, बिना बायस्ड, बिना किसी डर और बिना ऐसी कि इससे कौन खुश होगा, कौन इससे नाराज़ हो सकता है, इस बात की परवाह किए। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं, आप उससे सहमत हैं, तो मेरे कहने पे ये जैसे उसका पेमेंट अगर आप करना चाहें तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।